रहा हूं। एडमन साहब इजाजत है। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था कल, इनकम के 5 हेड्स होते हैं। इनकम के 5 हेड्स होते हैं, जिनमें सैलरी का हेड आपने पढ़ लिया था और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हेड भी आपने पढ़ लिया था। इनकम फ्रॉम बिजनेस का जो हेड है वो भी आपने पढ़ लिया था। 2 हेड्स हमारे इनकम के रह गए। इनमें से बहुत अहम हेड है आपके आपके हेड में भी, इस हेड से मुतालिक बड़े सवालात आएंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं। ये है कैपिटल गेन्स। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स का ये हेड है। क्या ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन क्या होती है? आपके जहन में कुछ लोगों को हो सकता है आइडिया हो, लेकिन कुछ लोग जिनको आइडिया नहीं है उनको बता दें कि ये कैपिटल एसेट्स जो होते हैं ना, जब आप उनको बेचते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं, उनसे छुटकारा हासिल कर लेते हैं, उनकी मलकियत किसी और को दे देते हैं किसी कंसिडरेशन के एवज, उससे हासिल होने वाला जो गेन है ना, मुनाफा, उसे कैपिटल गेन कहते हैं। आपने कोई जमीन बेच दी, वो जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था आपको, वो आपने 1 लाख रुपए की जमीन जो है वो आपने लेके 1.5 लाख में बेच दी, तो वो 50,000 रुपए आपका कैपिटल गेन है। एक आपने एसेट लिया था, उसको आपने डिस्पोज कर दिया, उस पर आपको 50,000 फायदा हुआ, वो आपका कैपिटल गेन है। इसकी स्लाइड के बिगिनिंग में हमने ये कुछ साहब कह रहे हैं कि साउंड थोड़ा करेक्ट करें। साउंड में कोई मसला अब बताएं, आप आ रहे हैं, कोई मसला आ रहा है साउंड में? मेरी तरफ से अगर साउंड आपको ठीक आ रही है, सही आ रही है साउंड, अच्छा जबरदस्त, ठीक हो गया। अगर कुछ लोगों को साउंड में इश्यू है तो आप ऐसा करें कि आपका माइक थोड़ा सा एडजस्ट करें। देयर माइट बी सम इशू विद योर माइक, ठीक है? वरना ये अब रिकॉर्डेड वर्जन में आपको पता चल जाएगा कि हमारी तरफ से साउंड, हमारे जितने भी रिकॉर्डेड वर्जन होते हैं उनमें साउंड सही आती है। सम टाइम इंटरनेट की स्ट्रीमिंग जो है इसकी, या बैंडविड्थ जो है वो पूरी नहीं आ रही होती आपकी तरफ, तो उससे थोड़ा सा हो सकता है ऐसा लगता होगा आवाज ब्रेक हो रही है। कैपिटल गेन का आप सब लोगों को पता चल गया है कि ये डिस्पोजल जब कैपिटल एसेट्स की होती है तो उस पे हासिल होने वाला गेन जो है वो कैपिटल गेन है। कैपिटल एसेट क्या होता है? कैपिटल एसेट मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, लेकिन आज फिर बताता चलूं कि कैपिटल एसेट वो होता है, ऐसा असासा होता है आपके पास जिसका फायदा जो है वो एक लंबे अरसे तक होता है। मसलन आप एक सिगरेट लेते हैं, चीज तो वो भी है, वो आप दूसरे मिनट में पी जाते हैं, खत्म हो जाती है, उसकी अफादियत जो है वो फौरन खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप एक गाड़ी लेते हैं, वो आपकी साला साल चलती है, उसकी अफादियत एक लंबे अरसे तक चलती है। तो ऐसा एसेट, ऐसा असासा जिसका फायदा जो है वो लंबे अरसे तक चले, उसे कैपिटल एसेट कहते हैं। बस ये मोटी सी बात है जहन में रखनी है कि कैपिटल एसेट ये होता है। जमीन है वो आपने ले ली है तो वो चलेगी, गाड़ी है, वो आपने बिल्डिंग बना ली है तो बिल्डिंग 50-50 साल चलती है, और बल्कि ऐसी बिल्डिंगें भी हैं जो तो 5-5 हजार साल से चल रही हैं। अब नोमान खान साहब पूछ रहे हैं कि फिक्स एसेट जो है वो कैपिटल एसेट का दूसरा नाम है। ऐसा नहीं है। फिक्स एसेट वो होते हैं जो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग है। और कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो फिक्स नहीं होते, मूवेबल होते हैं, या करंट एसेट होते हैं, ठीक है? जैसे कैश है, ये आपका एक करंट एसेट है, ठीक है? इसका फायदा भी लंबा होता है, ये आपकी जेब में पड़े हो तो आपको जिंदगी भर इसका फायदा होता रहता है। प्रॉपर्टी जो इमूवेबल नहीं होती, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, तो उसको भी एसेट कहा जा सकता है। गाड़ी आपका एक मशीनरी जो है, बहुत सारी मशीनरी ऐसी है जो मूवेबल होती है, वो भी आपका एसेट है। आप इसको सुनते जाएं, आगे चलेंगे ना, ये 2 स्लाइड्स पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह काफी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। गेन जो कैपिटल एसेट्स पे होता है, आपने कोई कैपिटल एसेट 1 साल में बेच दिया, उस पे होने वाला जो मुनाफा है, उस पर जो टैक्स लगता है ना, वो उसी साल में लगता है जिस साल में आप उसे बेचते हैं, ठीक है? आपने एक बिल्डिंग बेची 2015 में, लेकिन आपको उसके पैसे वसूल हो रहे हैं आज, तो इस पे जो टैक्स लगना है ना, ये चार्जेबिलिटी इसकी, ये का तकाजा ये है कि ये उसी साल में टैक्स लगेगा, उसी साल के हवाले रेफरेंस से टैक्स लगेगा जिस साल में ये आपने बेची थी
आपने रजिस्ट्री करा दी थी, आपने डीड लिख दी थी, आपने उसके हवाले कर दी थी। मतलब चार्जेबिलिटी इसकी जिस वक्त ये डिस्पोजल टेक प्लेस होता है उस वक्त होती है। इस बात में नहीं होती कि आपने अगर एक उधार चीज बेच दी तो वो कैपिटल गेन उसका हो गया, उस पर टैक्स आपने दे देना है। भले आपको आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका मेहरबान पैसे दे या ना दे या 10 साल बाद दे, लेकिन आपने जो जिस चीज को बेच दिया वो डिस्पोज ऑफ हो गई, वो उसकी डिस्पोजल जो है हो गई, उस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैसे करना पड़ेगा कैलकुलेट, इसमें नीचे ये दिया गया है जैसा कि आप देख रहे होंगे तमाम दोस्त। कैपिटल गेन जो है ना वो कैसे कंप्यूट करना है, इसका सिंपल फार्मूला है। आप लोग खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं। कॉमन सेंस का तकाजा ये है कि उसे खरीदा कितने में गया और उसे बेचा कितने में गया, उसका फर्क उसका गेन है। सिंपल चीज है। एक ये नीचे फार्मूला दिया हुआ है ए माइनस बी, जिसमें ए कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ एसेट, जितने में आपने वो एसेट बेचा उससे उससे जितनी कंसिडरेशन मिली आपको। कंसिडरेशन पैसे की शक्ल में भी हो सकती है, किसी जो काइंड की शक्ल में भी हो सकती है। यानी कि जो आपको जितनी मालियत का उससे फायदा हुआ, जो यानी कि जितनी मालियत की आपने उसे बेचा वो उसकी डिस्पोजल सेल वैल्यू हो गई, और जितने भी आपने उसको खरीदा था बी, वो उसकी परचेज कॉस्ट ऑफ परचेज हो गई, आपने जितने में उसको बेचा। इन दोनों का जो फर्क है वो ये कैपिटल गेन है। अब ये कह रहा है कि कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं। आपको पहले भी गुजारिश की गई है कि कैपिटल एसेट्स प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल और इमूवेबल, किसी भी बंदे के पास हो, चाहे उसके बिजनेस के इस्तेमाल में हो या उसका नॉन बिजनेस एसेट हो। ठीक है, नॉन बिजनेस एसेट भी उसका हो सकता है। एक कंपनी है, वो काम तो करती है सीमेंट बनाने का, लेकिन उस कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज के शेयर खरीद के रख लिए। अब देखिए, शेयर बेचने का काम तो वो नहीं करती, लेकिन वो उसका नॉन बिजनेस एसेट है। लेकिन उसका बिजनेस एसेट भी हो सकता है, कोई मशीनरी जैसे सीमेंट बनाने की, उसका वो बिजनेस का एसेट हो सकता है। कैपिटल एसेट जो है वो मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन्हें वो होती तो प्रॉपर्टी है, लेकिन उनको हम कैपिटल एसेट नहीं कह सकते। वो किसी और के लिए कैपिटल एसेट हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए नहीं। मसलन आपकी करियाने की दुकान है, आपको पहले लेक्चर में भी शायद बताया था कि इसमें आपके पास अगर कोई स्टॉक इन ट्रेड है, ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड ये है कि जो सौदा आपकी दुकान में रखा हुआ है, आपकी शॉप में, आपके डिपार्टमेंटल स्टोर पे, वो स्टॉक इन ट्रेड है। वो तो आपने बेचने के लिए रखा गया है। ठीक है, जो आपने बेचने के लिए रखा है वो आपका स्टॉक इन ट्रेड, आपका कैपिटल एसेट नहीं है। ठीक है, इसको उसको बेचने से जो फायदा होगा वो आपकी बिजनेस इनकम में जाएगा, लिहाजा। ठीक है, थोड़ा सा फर्क समझ आ रहा होगा। ये एक पूछ रहे हैं स्टूडेंट कि कैपिटल एसेट का फार्मूला अगेन एक्सप्लेन कर दें। तो इसका फार्मूला सिंपल है, ए माइनस बी, यानी कि जितने का लिया वो ए है, नहीं, जितने का आपने लिया वो बी है कॉस्ट उसकी, और जितने का आपने बेचा वो ए है। इन दोनों का फर्क, यानी कि जो खरीदा और जो फरोख्त किया, इन दोनों का जो फर्क है वो आपका कैपिटल गेन है। ठीक है, मुनाफा है। अब स्टॉक इन ट्रेड जैसे आपको बताया कि ये आप इससे हासिल होने वाली आमदनी क्यों कैपिटल गेन नहीं है, क्योंकि भाई ये तो आपका कारोबार है। इससे तो आप दुकान पे सौदा बेच रहे हैं डिपार्टमेंटल स्टोर पे, तो आप उससे फायदा उठाएंगे, और उससे जो फायदा आपको होगा, इनकम होगी, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाकर टैक्स होगी, कैपिटल गेन्स में नहीं होगी। इसी तरह कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं। कंज्यूमेबल स्टोर जो है ना, ये आपके किसी चीज को बनाने में इस्तेमाल होती हो, या रॉ मटेरियल भी ऐसी चीज है जो किसी बिजनेस में किसी फाइनल प्रोडक्ट को किसी और फिनिश गुड के बनाने में इस्तेमाल होती है। तो ये भी आपकी कैपिटल एसेट्स नहीं है, बल्कि ये तो आप इनकम फ्रॉम बिजनेस को ही अर्न कर रही हैं, ये तो उसमें उसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ये वहीं जाके इनका नतायज निकलेंगे। इनको बेचने से मुनाफा जो होता है वो, या इनसे बनी हुई चीजों से बेचकर मुनाफा जो होता है वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाता है, वो कैपिटल एसेट है नहीं, इसलिए कैपिटल गेन में नहीं आता। इसी तरह ये नीचे चीज है, ये आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा। कोई भी ऐसा एसेट, कोई भी आपका ऐसा एसेट
जिसकी डेप्रिसिएशन अलाउ हो। डेप्रिसिएशन क्या होती है? किसी एसेट की वैल्यू में कमी। जैसे आप एक गाड़ी खरीद लेते हैं, आप इस साल गाड़ी खरीद लें, आप होंडा सिविक खरीद लें 30 लाख रुपए की, आप ले आए, आप 6 महीने चला लें, 30 साल की तो वो नहीं बिकेगी, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। जब एक आप चीज को यूज करते हैं तो उनकी वैल्यू डिक्रीज होती है। ये एक अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन होती है, एक टैक्स डेप्रिसिएशन होती है, दोनों में फर्क है। अकाउंट्स वाले लोग जो यहाँ बैठे होंगे उनको डेप्रिसिएशन का पता लग रहा होगा, बस इसका डिक्शनरी मीनिंग याद रखें। ऐसे एसेट्स जिन पे डेप्रिसिएशन अलाउ होती है, जिन पे डेप्रिसिएशन आपको अलाउ की जाती है, वो भी कैपिटल एसेट्स इसमें शुमार नहीं होंगे कैपिटल गेन के पर्पस के लिए। इसी तरह कोई भी जाती प्रॉपर्टी आपकी, कोई भी जाती प्रॉपर्टी आपकी ऐसी पर्सनल यूज की, आपकी जैसे घड़ी है, ये आपका इस्तेमाल तो सालों साल होगी, प्रॉपर्टी भी है, घड़ी महंगी भी मिलती है, 50-50 लाख की घड़ियां भी हैं, करोड़ों में भी हैं। आपके डायमंड्स हैं, ज्वेलरी है, ये इस्तेमाल की चीजें हैं, आपके जाती इस्तेमाल की चीजें हैं, लेकिन ये कैपिटल एसेट्स नहीं है, और इनको बेचकर जो फायदा होगा, जो गेन होगा, वो कैपिटल गेन भी नहीं कहलाएगा, ना ही उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है। अगर यहाँ हमारे साथ खवातीन ने ज्वाइन किया हुआ है, अगर वो अपना जेवर बेचती हैं जाती इस्तेमाल का, ठीक है, और उस पर उनको मुनाफा होता है 5 साल बाद, 4 साल बाद, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो ऐसी आइटम थी जो आप जाती इस्तेमाल के लिए आपने रखी हुई थी। जाती इस्तेमाल की चीजें जो हैं आपकी, वो कैपिटल एसेट्स नहीं होते। कैपिटल एसेट्स वही होते हैं जो बिजनेस के इस्तेमाल में होते हैं, और इसीलिए उन पर टैक्स लगाया जाता है। आपकी जाती चीजों पे, आसाइशों पे टैक्स ऐसे नहीं लगाया जाता। अब ये रिडक्शन इन कैपिटल गेन है, ये पॉइंट आगे नेक्स्ट स्लाइड में जो ना हमने समझाया हुआ है। कुछ लोग मैसेजों पे पूछ रहे हैं चीजें, आप बिल्कुल नोट रखें चीजें, बेहतर होगा। आपके सवाल का जवाब मैं दे दूंगा, लेट भी बैठना पड़ा तो देंगे आपके सवाल का जवाब। अब डिस्पोजल क्या होता है? आप लोगों ने पहले भी समझ लिया होगा कि डिस्पोजल क्या होता है, चीज का डिस्पोजल क्या होता है किसी कैपिटल एसेट का। पिछली स्लाइड में समझ आ गया होगा, लेकिन यहां आके हमने उसको थोड़ा वसी कर दिया कि हम टैक्स के मीनिंग में डिस्पोजल जो है वो क्या क्या हो सकता है। डिस्पोजल से जरूरी नहीं है कि आपने एक चीज बेची है तो फिर ही डिस्पोजल होगा। सेल की ठीक है, डिस्पोजल है, लेकिन अगर आपने एक एसेट एक्सचेंज कर लिया है, जी शबाज साहब, परचेज माइनस जो आपकी कॉस्ट थी ना उसको खरीदने की, कैपिटल को, उसमें से माइनस आपने कर दी, जो आपको रकम आई, तो इसका फर्क जो है वो कैपिटल गेन ही है। डिस्पोजल आपका, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा इस स्लाइड में, सेल भी हो सकती है, आपने कोई चीज बेच दी, एक्सचेंज भी हो सकती है, आपने कोई चीज एक्सचेंज कर ली, ट्रांसफर भी हो सकती है, यानी कि आपने उसकी मलकियत से किसी और को दे दी, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है, आपने तकसीम कर दी, और अगर आपने वो एसेट जो है कैंसिल कर दिया, जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो पेपर फॉर्मेट में होती हैं, वो भी एसेट्स होती हैं, आप उनको कैंसिल कर सकते हैं। ये शेयर्स वगैरह होते हैं, इनकी रिडीमिंग होती है, या रिलिंक्विश कर दी कोई चीज आपने किसी कंसिडरेशन के बदले में, डिस्ट्रॉय कर दी, या गुम हो गई, जैसे कल हमने डिस्कस किया था, एक्सपायर हो गई, जैसे आपका जानवर है वो एक्सपायर हो गया, मर गया, ठीक है ना, लेकिन वो मरा, भैंस तो 2 लाख की थी, लेकिन वो मरी तो उसकी खाल जो है वो 10,000 की बिक गई, तो आपका इसमें जो है वो आपको लॉस हुआ, आपको तो इसमें गेन नहीं हुआ कोई। ठीक है, जो लॉस होता है वो भी कैपिटल गेन का लॉस भी होता है और गेन भी हो सकता है। आपको गेन टैक्स होता है, लॉस जो कैपिटल गेन से हो वो एडजस्ट होता है, वो आप क्लेम कर सकते हैं, जी मुझे तो घाटा हुआ है। लिहाजा रिलिंक्विश करना ये होता है कि किसी चीज को आपने तर्क कर दिया है, ठीक है, उसका इस्तेमाल किसी और को दे दिया है किसी कंसिडरेशन के बदले में। अंग्रेजी का लफ्ज है, सादा सा, डिक्शनरी में भी आ जाएगा। सरेंडर भी ये है कि आपने सरेंडर कर लिया, उसको किसी और को सरेंडर कर दिया। ट्रांसमिट कर दिया है कि आपने उसको अपने किसी जूनियर को या अपने रिश्तेदार को सक्सेशन में दे दिया, विरासत कर दी है आपने, या विल के तहत आपने दे दिया, वसीयत के जरिए दे दिया, ठीक है, या आपने एक काम किया है कि एसेट आपके बिजनेस का था, लेकिन आपने उसे अपने जाती इस्तेमाल में ले आए, तो उसी दिन उसका डिस्पोजल हो गया। ठीक है, ये बड़ी बारीक बातें हैं कैपिटल गेन के अंदर। ठीक है,
या बिजनेस एसेट आपके पास है, उसको आपने खत्म कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, या वो आपके बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रहा, ठीक है, उसको आपने जो है ना वो कचरे में डाल दिया, डिस्कार्ड कर दिया, तो वो भी डिस्पोजल उसका हो गया। उस पे गेन तो आपको नहीं होगा, लेकिन उस पे लॉस होगा आपको। लॉस का क्या फायदा है वो भी मैं बता दूंगा। कैपिटल गेन्स वाला जो मसला है, अगर इसमें आपको गेन ना हो रहा हो बल्कि आपको कैपिटल लॉस हो रहा हो, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं आपकी आमदनी के अंदर। इस साल आपको कैपिटल गेन की बजाय कैपिटल लॉस हो गया, लेकिन वो आपको 100 रुपए लॉस हो गया, अगले साल आपको 200 रुपए फायदा हो जाता है, कैपिटल गेन हो जाता है। तो जो इस साल का लॉस है वो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो जाता है और फिर आपको टैक्स में रियायत मिल जाती है, ठीक है। लिहाजा जो कैपिटल लॉस है वो भी लॉस नहीं है टैक्स की लैंग्वेज में, ठीक है। कैपिटल गेन तो गेन है ही, लेकिन कैपिटल लॉस जो है वो भी लॉस नहीं है एक शक्ल में आप देख सकें तो। अब ये थोड़ा सा ये है कि आप जो डिस्पोजल कर रही हैं, या नीचे पीछे हमने डिस्पोजल की जो किस्में देखी हैं, वो डिस्पोजल आप किसी कंसिडरेशन के एवज ही करते हैं, किसी मुआवजे के एवज ही करते हैं। वो मुआवजा जो है वो या तो आपने उसका टोटल अमाउंट रिसीव कर लिए एसेट की, तो वो उसका मुआवजा है, या अगर आपने काइंड में लिया है, कैश नहीं लिया, तो या आपने फेयर मार्केट वैल्यू से उसका रेट कम ले लिया, तो टैक्स के पर्पज के लिए उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। एक चीज है, आपने अपने दोस्त को वो बेच दी है 1000 रुपए की, ठीक है, जबकि वो मार्केट में बिकती है 2000 की, अपने दोस्त को आपने 1000 की बेच दी है और आपने 1000 की ही वो ली थी। तो इसका मतलब है कि आपके कागजात में तो आपको फायदा नहीं हुआ उस पर, लेकिन मार्केट में उसकी कीमत 2000 रुपए। तो टैक्स वाले कहेंगे भैया आपने ये जो रियायत दी है ये आपने अपने दोस्त को दी है, लेकिन मार्केट में क्यों इसकी कीमत 2000 है, तो हम तो यही समझेंगे आपको 1000 रुपए का फायदा हुआ है, तो ये फायदा जो है वो कंसिडरेशन समझी जाएगी, ठीक है। अब इसमें कॉस्ट में क्या चीजें शामिल है, नीचे कॉस्ट दी गई है। अगर कोई चीज आप खरीद रहे हैं, इन केस ऑफ परचेज जो है, अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो इसमें कॉस्ट क्या होगी, एक कॉस्ट तो वो होगी कि जो आपने उसकी कंसिडरेशन उस एसेट को लेने के लिए दुकान वाले को या किसी उसके मालिक को दी है। उसके अलावा आपने उसको अखराजात किए होंगे, उसकी एक्वायर करने में भी उसको एक अखराजात आपने उसको दिए होंगे, फ्रेट दिया होगा, किसी चीज में लेके आए होंगे ना, ये भी आपका एक्विजिशन का खर्चा वो भी कीमत में शामिल हो जाएगा। 1000 रुपए की चीज एक लेते हैं, 100 रुपए उसका किराया लगा देते हैं, या 100 रुपए आप उसको डिस्पोज जब करती हैं तो उस वक्त लगा देते हैं आप, कोई ऐसा तरीका बताते हैं कि उसको एक जगह पे पहुंचाते हैं जहां पे उसको डिस्पोज किया जाए, तो वो जो किराया वो भी उसमें शामिल हो जाएगा उसकी कीमत के अंदर। या आपने उसको अपने इस्तेमाल के दौरान थोड़ा इम्प्रूव कर लिया, ठीक है, कोई मशीन है वो आप लेके आए, इंस्टॉल की, लेकिन आपने उसमें कुछ चीजें और डाल दी, उसको इम्प्रूव कर रही या अल्ट्रेशन उसमें कर दी, तो वो भी उसकी कॉस्ट में शामिल हो जाएंगे जो उस एसेट की कॉस्ट है, ठीक है। ये कॉस्ट और कंसिडरेशन जो है ना आपको थोड़ी सी हमने बता दी है, ठीक, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉस्ट नहीं है, मतलब जिनको कॉस्ट ना समझा जाए। कोई ग्रांट आपको मिल गई है, ठीक है, वो कॉस्ट में शामिल नहीं होगी। कोई सब्सिडी मिल गई है किसी एसेट के हवाले से, कमीशन आपको मिल गया है, ठीक है, या आपने कमीशन दे दिया है, या आपने रिबेट दे दिया है, ठीक है, या कोई और ऐसी चीज की जो टैक्स के हवाले से समझी नहीं जा सकती, कॉस्ट ये जो सामने लिखी हुई है उसको कॉस्ट में ही डाला होगा। एक इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, सबसे इंपॉर्टेंट शायद यहाँ पे चीज समझने वाली ये है कि आपने कोई ऐसा खर्चा कर दिया उसको लाने में या उसको इम्प्रूवमेंट करने में मशीन के, कि जो आपको अलाउ नहीं है। जैसे कल हमने इन एडमिजिबल डिडक्शंस पढ़ी थी, उन इन एडमिजिबल डिडक्शंस में वो अखराजात जो है अलाउड नहीं है। आपने एक पेमेंट जो है वो कर दी ऐसे तरीके से कि जो कैश में आपने कर दी, करनी बैंक के चैनल के थ्रू थी, तो वो खर्चा भी उसकी कीमत में आप डाल नहीं सकेंगे, ठीक है। या कोई ऐसा खर्चा जो इस ऑर्डिनेंस की किसी और प्रोविजन में आपने क्लेम कर लिया है, ठीक है, उस एसेट के हवाले से, उसको भी आप उसकी कॉस्ट में नहीं डालेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे हम चलते हैं।
ये सबसे दिलचस्प चीज है और ये वो चीज है जिसके मुतालिक सवाल आ सकता है, एमसीक्यूज आ सकता है। इस चीज को आपने थोड़ा सा पढ़ना है। ये चीज ही है जो आपके ज्यादा काम की है, जिसके मुतल्लक आपसे सवालात भी होंगे, आपके जहन में भी सवालात होंगे कि टैक्स कैसे करना है जो कैपिटल एसेट्स हैं। अब ये जो कैपिटल एसेट्स है ना, इसमें तमाम किस्म की प्रॉपर्टीज है सिवाय सिक्योरिटीज के, ठीक है। सिवाय सिक्योरिटीज के इसमें शामिल नहीं है। मुझे एडमन साहब इशारा कर रहे हैं। एडमन साहब क्या मैसेज है? एडमन साहब को इशारा कर रहे हैं मुझे रुक जाने का। अच्छा, हम जारी रखते हैं अपना लेक्चर। कोई स्टूडेंट ने, किसी ने उनको रोका है। खैर, ये जो सामने आपको चार्ट नजर आ रहा है ना, ये एक टेबल है। कैपिटल गेन आपको अगर किसी चीज के एसेट की डिस्पोजल से हासिल होता है ना, उस कैपिटल गेन को, उस मुनाफे को टैक्स किया जा कैसे किया जाना है। अब इसमें दो टेबल बनाए हुए हैं। एक टेबल जो है वो जो सिक्योरिटीज के लिए आगे जो बना हुआ है, ठीक है। ये जो टेबल है ये सिर्फ अदर देन सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज क्या होती हैं, सिक्योरिटीज होती हैं स्टॉक एक्सचेंज के शेयर सिक्योरिटीज हो गई हैं, और कुछ ऐसी सिक्योरिटीज जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं लॉन्ग टर्म में, जिनका बेनिफिट आपको आना होता है, वो सिक्योरिटीज होती हैं। वो प्रॉपर्टी से कुछ अलग होती हैं और उस पर टैक्स का रेट्स भी कुछ थोड़े से अलग है। ये जो हम आपके सामने चार्ट नजर आ रहा है, ये आम प्रॉपर्टी है जिसके डिस्पोजल पे आपको जो गेन आता है उसको टैक्स किया जाना होता है। सबसे पहले आप देखें, बड़ी तवज्जो चाहिए आपकी। कोई भी कोई भी बिल्डिंग है, हम बिल्डिंग की मिसाल लेते हैं। एक बिल्डिंग है जो आपने खरीदी है और एक साल के अंदर आपने वो बेच दी। मसलन आपने वो जुलाई में ली, ठीक है। 4-5 महीने वो आपने अपने पास रखी और 4-5 महीने बाद वो आपने बेच दी दिसंबर में जाके। होल्डिंग पीरियड आप उसका एक साल से कम है, लेस देन 1 पीरियड आपके पास उसकी मलकियत रही है। उसका पहले, सबसे पहले तो आपने कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना है ये सबके लिए, कि उसकी जो जितने में आपने वो खरीदी थी वो माइनस जितने में आपने वो बेची, ठीक है। इससे जो बचेगी रकम वो, यानी कि आपकी कैपिटल सी जो है, ये आपका कैपिटल गेन है। जितने में वो जुलाई में आपने वो खरीदी है 10 लाख रुपए की, और दिसंबर में वो बेच दिया आपने। सेल कितने की 15 लाख की। तो 5 लाख रुपए इस बिल्डिंग पे आपको बचे, वो आपका कैपिटल गेन है। अब ये कैपिटल गेन का 2016 में जो पिछला साल है, टैक्स के हिसाब से 2016 खत्म हो चुका है। जुलाई 30 जून को 2016 का साल खत्म हो चुका है। 30 जून 2016 से पहले जो रेट था वो 10% था, और 1 जुलाई के बाद जो टाइम शुरू हुआ है ये 2017 का है। अब जिस पीरियड में हम हैं, मौजूद हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, परचेज और सेल, ये आप देख लें, सेल माइनस कॉस्ट या कॉस्ट माइनस सेल एक ही चीज होगी ना। वो पॉजिटिव में आप उसको लेंगे तो वो कैपिटल गेन्स ही होगा। 2016 में कैपिटल गेन जो आपको मिला है 5 लाख रुपए बिल्डिंग पे मुनाफा जो मिला है आपको, पिछले साल फर्ज की अगर मिला है तो उस पर 10% रेट था। यानी कि अगर वो 5 लाख रुपए मुनाफा है तो उसमें 50,000 रुपए टैक्स बनता है, कैपिटल गेन का टैक्स, जिसे टैक्स ऑन कैपिटल गेन कहेंगे। 2017 में भी उसका रेट इतना ही है, 2017 में जो अब मौजूदा टाइम चल रहा है। लेकिन अगर आपने एक बिल्डिंग ली है जो आप जिसका होल्डिंग पीरियड जो आप लेते हैं इस साल 1 जुलाई को लेते हैं, और आप वो अगले साल दिसंबर में बेचते हैं, 2017 के दिसंबर में, इसका मतलब है कि वो बिल्डिंग आपके पास 1 साल और 6 महीने रही है, 1.5 साल, या 1 साल 8 महीने, 1 साल 10 महीने, 2 साल से कम होनी चाहिए। 2 साल से कम, 1 से 2 साल के दरमियान उसका होल्डिंग पीरियड अगर आपके पास है, उस पे टैक्स को, कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का तरीका भी अलग है, उस पे टैक्स के रेट भी अलग है। कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? सबसे पहले तो आप उस प्रॉपर्टी का, अगर आपको, मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि वो आपको जो है ना, ये स्लाइड आगे चलेगी, मैं पीछे जाता हूँ स्लाइड पे जी। सबसे पहले आप उसका कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? वो प्रॉपर्टी आपने रखी है जी 1.5 साल, ठीक है।
1.5 साल में जब आपने ली थी उस वक्त ये जो है 10 लाख की थी, ठीक है। जब आपने वो बेची उस वक्त कितने की हुई वो? 15 लाख की, ठीक है। इसका जो जवाब आ रहा है वो 5 लाख आ रहा है, ठीक है। ये सी को जरब देनी है 3/4 से। जो ये सी का जवाब ऊपर देखा है आपने, जो ये सी आ रहा है यहाँ पे कैपिटल गेन आ रहा है, उसको 3/4 से जरब देनी है, यानी कि उसके 3/4 से उसको जरब देंगे तो वो रेट उसका कम हो जाएगा। मसलन 50 जो बचेगा यहाँ से, इसका जो कैपिटल गेन बन रहा है उसको जब आप 3/4 से जरब देंगे तो आप थोड़ा जहन दौड़ाएं कि क्या उसकी कैलकुलेशन आप निकालते हैं, के हिसाब में कमजोर है। ये बनती है, इसके अगर 4 हिस्से करें ना 50,000 के, तो ये इसके 3 हिस्से बनते हैं 37,500, ठीक है। तो इसका ये कैपिटल गेन जो है ना वो बनता है 37,500 उस प्रॉपर्टी का, ठीक है। इस 37,500 पे अगर ये 2016 का साल है तो 5% टैक्स लगेगा। अगर 2017 जो मौजूदा साल है इसमें ये डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं आप, तो ये 2017 का 7.5 रेट लगेगा। यानी कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी रखी है 1.5 साल, लेकिन बेची आपने अप्रैल 2016 में है, तो वो उस पर 5% रेट लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक प्रॉपर्टी ली है पिछले साल जुलाई में ली थी, 2015 की जुलाई में आपने एक प्रॉपर्टी ली थी, लेकिन उसे आप बेच रहे हैं 2016 की दिसंबर में आगे, इसका मतलब है कि वो टैक्स ईयर 2017 है, तो उस पे ये 7.5% का रेट लगेगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने इससे आगे का जो मामला है थोड़ा वो मजीद आसान है। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने, कोई घर, कोई प्रॉपर्टी आपने 2 से 3 साल के दरमियान रखी है, यानी कि उसका होल्डिंग पीरियड जो जितनी देर वो आपके पास रही वो 2 से ज्यादा है, 3 से कम है, 3 से कम है, तो उसके ऊपर जो है 2016 में तो कोई टैक्स नहीं, ठीक है। लेकिन 2017 में उसके ऊपर 5% टैक्स है, ठीक हो गया। उसके ऊपर जो कैपिटल गेन निकलेगा, कैपिटल गेन कैसे निकाला जाएगा? ऐसे निकाला जाएगा, ठीक है। ये 3/4 से क्यों जरूरत दे रहे हैं, ये आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है तो ये कानून में जो ना दिया गया है कि करने को तो वो जो है 50,000 को टैक्स कर सकते हैं, यानी कि 10 लाख की प्रॉपर्टी आपकी कॉस्ट थी, 15 की आपने बेची, 5 लाख का गेन है, उस पे जो है ना उसका जो ये मैं थोड़ा सा आपको, मेरा ख्याल है कि मैं खुद भी यहाँ पे आपको गलत बता दिया, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा जो है ना अपना वो दूसरे, मैं साथ में एमबीए कर रही हूँ, एमएस कर रही हूँ, तो वो भी साथ में पढ़ना होता है, तो मैंने सोचा सर से पूछ लूं कि खत्म हो गया आज करेक्ट। अच्छा बिल्कुल, ये लेक्चर जो है ना ये इस क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहे हैं, फर्स्ट क्लास में जो कुछ भी समझाया बिल्कुल ओके समझ आ गया। थैंक्स बॉस, यू आर ऑल वेरी गुड डूइंग, जवाब दे रहे हैं मोहसिन रजा साहब हैं। सर ये आज सेकंड क्लास थी ये। अच्छा अच्छा, ये अब्दुल हकीम, जी सर, ये मैंने भी पूछना चाहता हूँ, ये सेकंड क्लास थी। अब्दुल हकीम आज जो है ना 3rd क्लास थी, 2 क्लासेस पहले हो गई हैं, लेकिन जो पहले क्लासेस हुई हैं आज उनका लिंक आपकी ईमेल में आपको दिया जाएगा, ताकि आप वो इसी तरह स्ट्रीमिंग सुन ठीक सकते हैं उनकी। है ना, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, ये हेल्पफुल होगा बहुत। सर एक चीज पूछनी थी सर। जी जी, मैंने ये पूछना था कि ये अभी तो ये बिगनिंग है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है, शायद ये हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है, तो सर इसमें तो मैंने एक्ट भी जो खोला था उसमें भी ये सारा उसकी शुरुआत भी कुछ ऐसी ही है, ये इनकम के हेड्स दिए हुए हैं और फिर आगे उनको फर्दर डिटेल में डिस्कस किया हुआ। तो सर हम इन लेक्चर्स के या इस सेशन के दौरान हम उसको एक्ट्स को डिटेल में भी पढ़ेंगे या सिर्फ एक गो थ्रू यहाँ पे होगा, कॉन्सेप्ट दिया जाएगा और बाकी खुद स्टडी करना होगा डिटेल में? आपने सलमान साहब, मेरी तमाम लोगों के लिए सजेशंस है, टाइम शॉर्ट है, आप लोगों ने डिटेल्स में अगर आप पढ़ेंगे कंफ्यूज होंगे, समझ नहीं आएंगी जो चीजें आपने पहले पढ़ी हुई हैं। बेसिक मकसद आपका है, ये पेपर है 100 मार्क्स के एमसीक्यूज का, 100 मार्क्स के एमसीक्यूज में से मैक्सिमम एमसीक्यूज जो है ना पिक करने को तो अगर आपको 1000 एमसीक्यूज जो हम तैयार किए हुए अगर आपको पकड़ा दें, आप उसको क्रैमिंग कर लें, हो सकता है कि आप बहुत सारे उसमें गैस नहीं लगा जाए। लेकिन अगर आपको ये लेक्चर जो दे रहे हैं हम, इनको आपके जहन में कुछ टैक्स से मुतल्लक अगर मोटी मोटी सी को 20-30% भी चीजें आपके जहन में रह गई ना, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी उन एमसीक्यूज को सॉल्व करने में,
क्योंकि एमसीक्यूज बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं होंगे, आपको इस काबिल ये बनाएंगे लेक्चर कि आप उनको करीब करीब आप गेस सही कर सकें, आपका गेस सही लग सके। बाकी ये टेक्स्ट तो बहुत बहुत डिटेल्ड है मेरे भाई, ये इतना डिटेल्ड है कि बहुत वक्त दरकार है इसको समझने के लिए, जिंदगी चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह जो ये लेक्चर्स हम दे रहे हैं इससे आप इस काबिल जरूर होंगे कि आप मुनासिब दुरुस्त गेस कर सकें जो एमसीक्यूज हमने बनाए हैं। मैं आपको एमसीक्यूज की ना मास्टर कॉपी चेक करा दूं। मुझे एडमन साहब कह रहे थे कि आज जो है ना ये एमसीक्यूज वो तैयार हो रहे हैं, तो इसके बारे में स्टूडेंट से बार बार जो है ना पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपके लिए भरपूर बिल्कुल सर, एमसीक्यूज बन सर मैं भी इसीलिए पूछ रहा था, क्योंकि सर मैंने भी जो है इससे पहले जब एक्ट्स देखे तो मैंने भी यही देखा कि ये तो बहुत लंबे हैं, कैसे मैं इतना जो है स्टडी करूंगा, क्योंकि मैं अभी ऑलरेडी जो है मैं जॉब भी कर रहा हूँ, तो इतना टाइम तो होगा नहीं कि मैं इतने डिटेल्ड एक्ट्स जो है एक एक उनका वर्ड बाय वर्ड उनको पढ़ने बैठ जाऊं। तो कुछ ऐसा तरीका हो, प्रोसीजर हो कि जिससे स्मार्ट स्टडी की जाए, कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि मैं उसको एफिशिएंटली जो है एग्जाम में उसको जो है अटेम्प्ट कर सकूं। ये सलमान साहब आप अपनी इस पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये हमने एमसीक्यूज तैयार की हैं और ये इनकम टैक्स के एमसीक्यूज है। 71 पेजेस हो गए हैं, नजर आ रहे हैं? जी सर, जी सर, बिल्कुल नजर आ रहे हैं सर। ये 71 पेजेस एमसीक्यूज के जो है ना वो हो गए हैं, और मजीद एमसीक्यूज जो है ना वो सेल टैक्स के भी अभी इसमें शामिल नहीं है। मतलब आपके पास ये पूरा बुकलेट होगा एमसीक्यूज का जो हम तैयार कर रहे हैं। जो आपने बुनियादी काम जिस पे फोकस करना है वो है एमसीक्यूज तैयार करना। ये जो लेक्चर हम दे रहे हैं ये हल्के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हम जरा आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं, थोड़ा सा इससे करा रहे हैं ताकि आपको ग्रॉस आइडिया हो कि ये क्या चीज है टैक्स। एक महीना तो बहुत कम टाइम है। हम जो ट्रेनिंग होती है ना टैक्स की ऑफिसर्स की, वो एक साल की होती है, ठीक है। उस एक साल में भी उनको नहीं पता लगता कि टैक्स क्या है, क्या करना हमने जाके, और ये मोटा मोटा अंदाजा उन्हें होता है। लेकिन आप लोग ज्यादा कमिटेड हैं क्योंकि आपने एक एग्जाम पास करना है इसका। वो तो सेलेक्ट हो चुके होते हैं ना ऑफिसर जो ट्रेनिंग करते हैं, उन्हें पता है हमने तो जाना ही जाना फील्ड में, वो इतनी दिलचस्पी नहीं लेते जी सर, हैं। तो वो आप इंशाल्लाह जो चीजें आप एक महीने में सीखेंगे, शायद ये ट्रेनिंग में आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे, जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसमें आप ना सीखें। मतलब वहां तो आप कैजुअल हो जाएंगे ना, यार मैं अब तो सेलेक्ट हो गया हूँ देख लूंगा, बिल्कुल सर, इजी हो जाएंगे। ये देखिए ना 71 पेजेस जो है ना ये हमने तैयार कर लिए हैं, ये नजर आ रहे होंगे आपको, ये इनकम टैक्स के एमसीक्यूज। बिल्कुल सर आ रहे हैं। और अभी ये मास्टर कॉपी तैयार हो रही है इसकी, ठीक है। इसके साथ अभी सेल टैक्स के एमसीक्यूज हैं, एफईटी जी सर, के, इंग्लिश के हैं, तो ये अच्छी खासा एक बुकलेट बन जाएगा एमसीक्यूज का। उसके साथ आपके पास लेक्चर्स हैं, फिर आपके पास जो है ये स्लाइड्स हैं, ये स्लाइड्स आपको सारी देंगे, इसकी एग्जांपल्स भी देंगे आपको। उम्मीद है चीजें काफी बेहतर होंगी, क्लियर होंगी। बिल्कुल सर। सर बस मुझे यही कंफ्यूजन थी, क्योंकि बस मैं तकरीबन जिस दिन से ये सिलेबस जो है ना एफपीएससी ने अपनी साइट पे अपलोड किया है, मैं उस दिन से यही सोच रहा था कि क्या कहाँ से स्टार्ट लिया जाए, क्योंकि कोई चीज़ मुझे सही क्लियर नहीं हो रही थी। तो अभी आपने जो आंसर किया है कि 71 पेजेस का आप सिर्फ इनकम टैक्स का बना रहे हैं, तो इट मीन्स दैट कि मुझे अब उन एक्ट्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वहां पे इतना डिटेल में बहुत था और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो यहाँ से काफी मुझे आज ये लेक्चर फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया है, तो सर काफी जो है मुझे हेल्प मिली है इससे। अच्छा सलमान भाई, ऐसा है कि जो लॉ जो टेक्स्ट है ना कानून का, जो बेर एक्ट है या ऑर्डिनेंस है, उसमें आप पढ़ेंगे तो वो तो नहीं समझ आएगा भाई, वो तो बहुत लंबा है, वो तो ट्रिकी भी है। बिल्कुल सर, उसमें से जो लेक्चर हम तैयार कर रहे हैं वो चीजें हम उसमें से उसका क्रक्स निकाल रहे हैं, खुद जो हमने समझी है उसमें से उसका क्रक्स निकाल के आपको बता रहे हैं। बाकी चीजें तो डिटेल्ड में बहुत ज्यादा है, बहुत गहरी हैं, उनको आप शायद समझ ना सकें, और आप कोशिश करके देख लें, एक आधा सेक्शन आप पढ़ लें, वो आपको ऐसा घुमा देगा, उसकी लैंग्वेज ही ऐसी होती है कि आपको समझ नहीं आएगा वो। ऐसा ही है सर। एक्ट तो सर बिल्कुल भी समझ नहीं आते ना। मैंने नैब की तैयारी की थी, नैब का एक्ट ज्यादा बड़ा तो नहीं है, वो उसकी वर्डिंग ऐसी, सेंटेंस ऐसे थे, वो सिर्फ वकील ही पढ़ सकते थे, आम लोगों की समझ की बात नहीं। वो ना वकील को भी नहीं समझ आएगा। बता रहा हूँ ना मैं कि वकील भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं ना, तो वकील को भी वो समझ नहीं आएगा। कुछ दोस्त ये कह रहे थे हमसे। जी जी। सर जिस तरह उन्होंने वो रिक्वायर्ड तो ये किया था कि बीकॉम ही कर सकते हैं, बाकी भी कर सकते हैं सब अप्लाई, ठीक है। जिस तरह हम लगा ले के चले एमबीए भी कर रहे हैं, वो तो अभी कंटिन्यू है, लेकिन हमने जो अप्लाई किया वो बीकॉम के बेस पे किया है, ठीक है।
जी तो जी। लेकिन उन्होंने ये भी किया था कि प्रेफर किया जाएगा एलएलबी या वो एमएड वगैरह को, तो फिर हमारा तो अगर टेस्ट पास हो गया तो फिर मीन टू से हमें तो नहीं प्रेफर किया जाएगा, नहीं, प्रेफर उसको किया जाएगा जो क्योंकि हमारी डिग्री तो जो इसमें प्रेफर उसको किया जाएगा जो मार्क्स इसमें ठीक लेगा, अच्छे मार्क्स लेगा। इसमें देखें जो ऑफिसर्स आते हैं ना वो बीकॉम भी नहीं होते, उन्होंने तो कोई इंजीनियर होता है। हमारे जैसे एक रिसोर्स पर्सन है, उन्होंने एमए इंग्लिश किया हुआ है, लेकिन वो टैक्स में आ गए हैं, टैक्स जानते हैं। इसमें बेसिकली ये है कि आपका टैक्स लेने का मकसद, ये प्रोफेशनल ये है कि अगर आप ये 100 नंबर का टेस्ट पास करते हैं तो इसमें आप में पोटेंशियल है कि आपको मजीद ट्रेनिंग दे के आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ये चीज जरूरी है, आप टैक्स रेफरेंस भी तो ऐसा। 10 जी। टेस्ट पास करेंगे, सर रेफरेंस भी किसी को सर ये अपना ये दिखा रहे हैं आप स्लाइड जो प्रेजेंट दिखा रहे हैं अपना, जी जी। इसमें जो रिपेयर्स भी समझ में आ गया, इंश्योरेंस प्रीमियम भी समझ गया गया, प्रॉपर्टी टैक्स भी आ गया, कलेक्शन चार्जेस कौन सी होती हैं? कलेक्शन चार्जेस ये है ना कि आपने एक बंदे की जिम्मेदारी लगाई हुई है कि यार आपने ये जो ना लेके आने हैं, कराची में मेरी बिल्डिंग है और जाकर वहां से ये किराया मेरा लेके आओ। वो जहाज पकड़ता है पीआईए का और वहां जाता है, टिकट लगा के आता है, वापसी वो रेल में आता है, ये कलेक्शन चार्जेस हो गए। अच्छा, और ये जो लीगल चार्जेस इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉरफिटेड फॉर डिपॉजिट? लीगल चार्जेस ये हैं कि अगर आपने कोई डिपॉजिट फोरफीट कर लिया है, किसी ने एडवांस आपको दिया है, तो उसके हवाले से कोई हो सकता है ना वो कानूनी चाराजोई करे आपसे चार्जेस लेने की, तो आप अदालत में जाए। अच्छा, वो जी जी। जो एजेंट होता है, जो एग्रीमेंट करवाता है, उसको देने होते हैं। नहीं, ये फोरफीटेड चार्जेस जो है ना ये लीगल उसको नहीं देने होते, बल्कि फोरफीटेड डिपॉजिट ये है कि आपने डिपॉजिट बेसिकली किसी से आपका एग्रीमेंट हुआ कि मैं ये आपको बिल्डिंग दूंगा, वो कहता है ठीक है जी मैं आपकी बिल्डिंग लूंगा, ये ले 1 लाख रुपए, मैं 15 दिन बाद बाकी पेमेंट कर दूंगा, तो और इंशाल्लाह जो है ना हम बिल्डिंग आपसे 15 दिन में ले लेंगे। 15 दिन वो बंदा नहीं आता। वो जी। पर मेंशन है ना सर 50,000, वो तो मेंशन हो गया। उसके बाद जो एक्सपेंसेस इंक्लूड है उसमें आ रहा है लीगल चेंजेस इन। वो ऐसा हुआ ना, आपने वो फोरफीट तो कर लिया लेकिन वो अदालत में चला गया कि जनाब ये जो है ना मेरे से इन्होंने पैसे हड़प कर लिए हैं, 50,000 मेरे वापस नहीं कर रहे। अब अदालत में तो आपको साबित करना पड़ेगा ना जनाब ये फोरफीटेड टोकन मनी है, ये मैं रख सकता हूँ, ये मेरा मुआहदा हुआ इससे। तो वकील को देके आपने केस से भी जान छुड़ानी है ना उधर, उसमें जो लीगल चार्जेस आपके लग जाएंगे, ये फोरफीटेड उसके लीगल चार्जेस हैं। और अगर ये नहीं भी समझ आ रहा, इससे कंफ्यूज ना हो। ठीक सर, ठीक। प्रॉब्लम में आपने सर ये रिबेट और सब्सिडी क्या थी? क्या चीज? रिबेट और सब्सिडी। रिबेट जो है वो किसी चीज पे कंसेशन होती है, और सब्सिडी भी ये होती है कि जो किसी चीज पे सब्सिडी पता है गवर्नमेंट देती है। इसकी मोटी मिसाल ये है कि जो आप जो ये ज़रात के लोग हैं, जो ज़रात के जिनके बिजली के कनेक्शन होते हैं, उनका जो रेट होता है ना बिजली का वो अलग होता है, आम कंज्यूमर कमर्शियल का रेट ज्यादा होता है। बेसिकली गवर्नमेंट वो सब्सिडाइज कर रही होती है चीज को, उसको सब्सिडी कहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है लेकिन आपको फील नहीं हो रहा होता, लेकिन गवर्नमेंट उसका एक्सपेंस। प्राइसेस को लो करने के लिए, हाँ, सब्सिडी के कई प्राइसेस को लो करने के लिए सब्सिडी दी। प्राइसेस को लो करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है कि प्राइसेस को लो किया जाए। किसी मार्जिनलाइज तबके को सपोर्ट करने के लिए भी हो सकती है, एफर्मेटिव एक्शन के तौर पे। बिल्कुल बिल्कुल। सर सर ये कल ये लेक्चर के स्टार्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो रेट आता है किसी आपकी कोई प्रॉपर्टी और आप किसी एनजीओ को दे दो, उससे रेंट आ जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? रेंट तो जो जहां से भी आएगा आपको वो तो रेंट है ना, आपका रेंटल इनकम है। वो एमसीक्यूज, दरअसल एमसीक्यूज में कहा है कि एग्जेम्प्टेड रेट, जीरो रेट, कुछ इस तरह कुछ बताया गया है। एमसीक्यूज नंबर 7 है। एमसीक्यूज नंबर 7 है, वो शायद आपको इन्होंने यहाँ पे, तो मेरे पास एक एमसीक्यूज है जो आपको दिया है, ये एक एमसीक्यूज है। वो एमसीक्यूज बहुत सारे हैं, वो एडवांस लेवल के एमसीक्यूज हैं, वो हमने आपके साथ ना शेयर नहीं किया। अगर आपके पास गलती से कोई आ गया है तो उसकी डिटेल में आप ना जाएं, वो आपको कंफ्यूज करेगा। अगर किसी को समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर वो किसी को नहीं समझ आ रहा तो अच्छा, ये रेट के हवाले से जो है ना सेक्शन 21 रिवाइज कर देंगे, बिल्कुल।
सेक्शन 21 जो है ना वो हम रिवाइज कर देंगे, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में है और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये चल रहा है। मैं बिजनेस इनकम का सेक्शन खोलता हूँ, उसमें जो है ना ये है सेक्शन 21। आप ऐसा करें तमाम दोस्त जो है ना, सेक्शन 21 जो है ना उसको जहन में रखें। इस पे मैंने अब आपको जो है ना कल पूरा 20 मिनट का जो है ना एक आसान लेक्चर देना, मैं कोशिश करता हूँ इसे मजीद आसान बना दूं। सेक्शन 21 की ये डिडक्शंस हैं, अखराजात हैं, अगर आपने किए हैं तो वो इनएडमिसिबल हैं, अगर आपने वो ऐसे किए हुए हैं। इसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है ना वो अकाउंटिंग में तो आप खर्चे जैसे भी कर सकते हैं, अकाउंटिंग में और तरीकाकार है, लेकिन इनकम टैक्स का जो लॉ है वो खास अंदाज में किए गए खर्चों को ही सही खर्चे मानता है, उन्हीं को वो अलाउ करता है। और ये उन्होंने लिस्ट दी हुई है बना के इनएडमिसिबल डिडक्शंस की, कि ये डिडक्शन अगर खर्चे आपने किए तो ये इनएडमिसिबल हैं, ये आपको क्लेम नहीं कर सकते बिजनेस में। जैसे ये सेस, एनी सेस रेट और टैक्स levied on profits or gains are assessed on percentage on the basis of profits or gains। और नीचे इसकी मिसाल भी दी गई है, इनकम टैक्स आपने पे किया है तो वो आपकी एडमिसिबल डिडक्शन नहीं है, वो खर्चा नहीं मानेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स को खर्चा नहीं मानता, ठीक है। इसके अलावा ये दिया हुआ इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो आपका चीजें खरीदते हैं आप, बड़ी बड़ी कंपनीज खरीदती हैं, जब वो पेमेंट करती हैं तो उनका वो जिनसे उन्होंने चीज ली होती है उनका वो टैक्स काटती हैं 153। वो जो टैक्स कटा होता है वो भी खर्चे के तौर पे वो दूसरी पार्टी क्लेम नहीं कर सकती, बल्कि उसको टैक्स के तौर पे क्लेम करेगी जब अपना रिटर्न फाइल करेगी, ठीक है। इसी तरह ये नीचे एक डिटेल दी हुई है, इसमें ये अखराजात हैं आपके, ये अगर आपने किए हैं और आपने इन पर टैक्स काटना था और आपने टैक्स नहीं काटा तो ये अखराजात जो है ना आपके ये भी इनएडमिसिबल होंगे। आपने किसी को सैलरी दी है अपने एम्प्लॉय को और आपने एफबीआर को ये कहा है जी ये मेरी सैलरी खर्चा हो गया है, लेकिन एफबीआर वालों ने ये देखा कि आपने उस सैलरी पे टैक्स नहीं काटा, तो वो आपको कहेंगे भाई आपने इस सैलरी पे टैक्स क्यों नहीं काटा आपने जब अपने मुलाजिम को दी है, तो आप कहेंगे मैं भूल गया। तो एफबीआर वाले फिर आपसे यही कहेंगे आप भूल जाए इसको, खर्चे के तौर पे भी हम ये नहीं मानेंगे। हर वो सैलरी जिस पे टैक्स काटना था आपने नहीं काटा तो वो आपका खर्चा नहीं माना जाएगा। आपने क्यों भूला, आपको ये आपको काटना चाहिए था, ये खर्चे के तौर पे हम अलाउ नहीं करेंगे। इसकी वजह भी है, ये कोई साहब कह रहे हैं कि मोस्ट टाइम जो है ना इसको दें इमरान खान साहब। बिल्कुल, इसको हम डिटेल में टाइम में इसको चाहता हूँ कि इसको मजीद मैं ना ईजी बना दूं और इसमें मैं को 5-6 स्लाइडें अलग से आपको बना के दूं ताकि ये आपके इस एग्जांपल्स के साथ इसकी मिसालें हों, इसके साथ बिल्कुल मैं बना देता हूँ, मिसालें भी होंगी और मैं वो स्लाइडें आपको दे दूंगा। अगर आपको समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, वरना मैं उस पर भी एक आपको सेपरेट लेक्चर जो है ना वो दे दूंगा। जी कोई और दोस्त? तो ये प्रीवियस सर ये लेक्चर क्वेश्चन पूछना था मैंने जी उस्मान सर, मैंने क्वेश्चन पूछना था। अभी आपने एक्सचेंज, ट्रांसफर और डिस्ट्रीब्यूशंस के हवाले से बात की थी कि वो उसमें जो है इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज में जब हम जाते हैं, सॉरी इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन के अंदर, तो सर उसमें जब हम किसी चीज को एक्सचेंज कर देते हैं, कोई चीज लाइक कोई भी प्रॉपर्टी, तो उसका हम कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसकी थोड़ी सी एग्जांपल दे दें। अच्छा, ये एज वेल डिस्ट्रीब्यूशन। आप मेरी बात एक समझें, आपने एक गाड़ी जो है ना आपकी 10 लाख रुपए की है, ठीक है, वो आपने 10 लाख की खरीदी थी, आपकी कॉस्ट 10 लाख की थी। अब आपने वो गाड़ी जो है ना वो किसी को दे दी और उससे उसके बदले में गाड़ी ही ले ली। जो आपने गाड़ी ली ना, अब पहले आपने जो उसको दी है वो आपने दी है विट्स गाड़ी दी है जो आपकी थी 10 लाख रुपए की, लेकिन उस दोस्त को आपने ये कहा यार मुझे तू पैसे ना दे, मुझे तू गाड़ी दे दे। उसने आपको सिविक गाड़ी दे दी या आपको सिटी गाड़ी दे दी जो कि 14 लाख रुपए की है। तो अब ये आपने किया तो एक्सचेंज है, लेकिन हुआ तो आपको 4 लाख का फायदा है, तो ये कैपिटल गेन है ना आपका। लेकिन सर डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये है कि आपने कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी है और आपने उस डिस्ट्रीब्यूट जो आपने की है उसके एवज में कोई कंसिडरेशन ले ली है आपने। तो जो चीज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी सबसे पहले तो वो आपके हाथ से गई और उसके बदले में जो आपको फायदा हुआ उसकी वैल्यू की जाएगी कि वो क्या फायदा हुआ।
ये मुख्तलिफ शक्लें हैं तो थोड़ी सी एग्जांपल से इसकी मेंशन कर दिया करें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आप डिस्ट्रीब्यूशन की सिंपल एग्जांपल आप ये समझ लें कि आपने कोई भी चीज समझ लें, आपने जो डिस्ट्रीब्यूट कर ली, आपके पास कोई एसेट थे, आपने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, मुख्तलिफ दोस्तों में आपने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और उनके एवज में चाहे आपने कैश ले लिया, चाहे आपने एक्सचेंज में कोई चीज ले ली, उसके एवज में कोई और प्रॉफिट आपने काइंड में ले लिया, कैश में ना लिया। तो ये सिर्फ ये बताने के लिए कि डिस्पोजल जो है वो सेल भी होती है, एक्सचेंज भी होती है, सरेंडर भी होता है, लॉस्ट हो जाना भी हो जाता है, वेस्ट हो जाना भी होता है। डिस्ट्रीब्यूट कर दी कोई चीज आपके हाथ से निकल गई ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो आपके हाथ से निकल गई, और जो डिस्ट्रीब्यूट करने से आपको फायदा हुआ, चाहे वो कैश मिल गया आपको या आपको कोई और चीज मिल गई, तो वो आपका गेन ही होगा उसका, और जो चीज आपने डिस्ट्रीब्यूट की उसकी कीमत का फर्क जो है। सर इट मींस के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, whether it's loss or gain। हाँ देखिए ना, कोई भी चीज जब आप देते हैं ना इंसान इस दुनिया में, तो वो ज़कात ही होती है जिसका कोई गेन नहीं है, जिसका गेन सिर्फ सवाब है जो आपने अल्लाह से लेना होता है। उसके अलावा इंसान अगर किसी इंसान को जो चीज देता है ना, तो उसका वो गेन जो है ना वो कोई ना कोई लेता है। और दूसरी बात ये कि अगर वो उसका गेन ना ले, कोई कैश ना ले, तो हम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन करते हैं, हम उसे माफ नहीं करते। हम कहते हैं ठीक है, आपका दोस्त है, आपने एसेट एक अपना दे दिया उसको, आपने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, लेकिन आपने उससे कैश नहीं लिया। लेकिन आपने कैश क्यों नहीं लिया? आपका वो दोस्त है, अच्छा, हम उसकी कीमत डिटरमिन करते हैं वो कितने का होगा एसेट। अगर वो 10 लाख का आपने लिया था, जिस वक्त आपने वो डिस्ट्रीब्यूट किया उस वक्त उसकी 14 लाख कीमत है, 4 लाख का गेन आपको जो हो रहा है वो तो हमने आपसे टैक्स करना ही करना है। और सवाल पूछना चाह रहे हैं आप? जो ना लेक्चर में जो है ना लोगों की इतनी अटेंडेंस नहीं थी, तो अगर चीजें समझ नहीं आ रही, अगर इसकी ये वजह कि आपको चीजें समझ नहीं आ रही, तो आप जरूर हमें बताएं। बहुत सारे हमारे साथी हैं वो आप। वालेकुम सलाम। हेलो जी जी, अली रजा। सर, ये जो इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिडक्शन है सेक्शन 21, ठीक है सर, ये जो हमने हेड पढ़े इनकम के 5, ये सारे के नीचे आता है? ये बिजनेस इनकम के लिए इन एडमिसिबल डिडक्शन जो है ना अली रजा, ये मैंने ना ऊपर ये देखा हुआ, ये आप स्लाइड देख रही होंगे, ये बिजनेस इनकम की स्लाइड है, ठीक है ना। ये सिर्फ बिजनेस इनकम में डिडक्शन ये इनएडमिसिबल है, ये और हेड में जो है ना ये नहीं जाती। मतलब आप सैलरी के हेड में तो सैलरी किसी को नहीं ना दे रहे, सैलरी अगर आप ले रहे हैं उसमें तो रेंट नहीं ना कोई आप क्लेम करेंगे। तो ये डिडक्शन जो है ये सिर्फ एक हेड के लिए, बिजनेस इनकम के हेड के लिए, उसमें से ये अलाउ होती है और या डिस अलाउ होती है। बाकी दूसरे हेड्स के लिए और डिडक्शन। कोई और चीज भी किसी दोस्त को समझ ना आ रही हो? सर टाइमिंग के हवाले से बताते हैं, लेक्चर का कितना टाइम होगा? लेक्चर मेरा वही, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं। 6 बजे जो है ना हम स्टार्ट करते हैं ऐसे, और इसका दौरानिया जो है ना 8 बजे तक होता है, और ये 1 महीने का इसकी सेशन है। लेकिन हमारा इरादा और कमिटमेंट ये है कि हम इसमें मैक्सिमम टाइम लगाएंगे, आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट जो है ना मैक्सिमम क्लियर करेंगे, चाहे इसमें ज्यादा दिन लगे, मजीद दिन लग जाएं। और मटेरियल आप जो देंगे, अब मटेरियल हमारे पास काफी तैयार हो गया है, हम इसलिए वो नहीं दे रहे। अभी आपको दे देंगे ना तो कुछ चीजें हमने आपको समझानी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं यार मटेरियल मिल गया, चलें अब अपना बैठ के पढ़ते हैं। उस लालच में आप ना आ जाएं। आप जो ना चीजें जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं ये चीजें समझ लें, फिर आपको वो हम जो अपना मटेरियल दें तो आपको इजीली समझ आ जाए और आसान रहे आपके लिए। मटेरियल हमारे पास तकरीबन जो है ना काफी तैयार हो चुका है, और एमसीक्यूज का काफी जो है ना मजीद तैयार हो जाएगा। सर इसका जो पार्ट 1 है एग्जाम का, जी जी सर पार्ट 1 जो इसका एग्जाम का है, वो भी आप तैयार करवाएंगे और वो कब करवाएंगे? पार्ट 1 में जो ना इंग्लिश का पोर्शन है उस पे हम एक आधा हमारा लेक्चर होगा, उसके ज्यादा एमसीक्यूज होंगे। वो असल में जो इंग्लिश है ना वो आपकी जो जिंदगी भर में आपने सीखी है ना,
वो आपको काम आएगी। एमसीक्यूज हमारे जरूर हैं, आप उनको देखें, उसमें कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ रूल्स हैं, बेसिक बातें हैं, वो तो हम आपको समझाएंगे। लेकिन वो आपने इन द लॉन्ग रन जो आपने एजुकेशन हासिल की है और आपने इन द लॉन्ग रन जो चीजें सीखी हैं वो ज्यादा उसमें कारआमद होंगी आपको इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व करने में। हम तैयार कर रहे हैं बहुत सारे सर जी जी सॉरी सर, मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता, मैं क्वेश्चन रिपीट कर लूं। जी 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 सर ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जो डिडक्शंस अलाउड हैं, जी जी उसमें जो फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है वो वाला रिपीट कर दें, उसकी तरह समझ नहीं आई। यानी प्रॉफिट पेड और पेएबल बाय द कंपनी इन द ईयर और एनी मनी बोरोड, ये वाला पॉइंट जो है। अच्छा, मैं ये ना पॉइंट निकाल लेता हूँ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की स्लाइड जो है ना, स्लाइड नंबर मुझे आप काइंडली बता देंगे। ये वाला तो नहीं, एनी प्रॉफिट पेड और पेएबल बाय द। डिडक्शंस अलाउड वाली साइड है। हाँ, ये ना आपके सामने स्लाइड खुल गई हुई है आसिम। जी इसमें ये कह रहा है कि यहां प्रॉफिट से ये मुराद है कोई प्रॉफिट या इंटरेस्ट आपने अदा कर दिया है या आपने अदा करना है, ये कंपनी के लिए, ठीक है, उस साल के अंदर किसी भी रकम के ऊपर जो आपने बारो किए, उधार लिए, ठीक है ना, उस प्रॉपर्टी के एवज आपने कोई रकम उधार लिए, तो उस रकम पे जो आप प्रॉफिट अदा कर रहे हैं, इंटरेस्ट अदा कर रहे हैं या आप करेंगे, आपको करना है, वो भी डिडक्शन के तौर पे अलाउड है। दूसरी ये बात याद रखें कि ये जो डिडक्शन है ना, ये सिर्फ कंपनी को अलाउड है। ये सिर्फ कंपनी अपने अखराजात जो है ना क्लेम कर सकती है, ये इंडिविजुअल नहीं कर सकता। ये इस साल टैक्स में तब्दीली आई है। पहले ये जो है ना इंडिविजुअल जो है, फर्द वाहिद जो होता था वो भी कर सकता था। एक आम बंदा अपने इंफरादी हैसियत में कारोबार कर रहा था, वो भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अगर हासिल कर रहा था, ड्रॉ कर रहा था, तो वो भी ये डिडक्शंस क्लेम कर सकता था। लेकिन अब ये तमाम की तमाम डिडक्शन जो हैं ये सिर्फ कंपनी के लिए हैं कि कंपनी इन्हें क्लेम कर सकती है, इंडिविजुअल नहीं कर सकता। ठीक है सर, फिर फोर्थ पॉइंट पे क्वेश्चन आता है कि हाँ। अगर कंपनी कोई इस जमीन के एवज कुछ मतलब पैसे बारो कर, तो उसे कोई प्रॉफिट पे करना पड़ रहा है, उसे कोई पैसे बारो किए जमीन को गिरवी रख के, तो उसे को प्रॉफिट पे करना पड़ रहा है, तो सर जो पैसे बारो किए हैं वो भी तो उसने किए हैं ना बारो, उसको उसका फायदा भी तो मिल रहा है। उसका फायदा मिल रहा है, उसका फायदा ये असल में उसी प्रॉपर्टी की बात हो रही है कि जो प्रॉपर्टी जिससे वो रेंटल इनकम ड्रॉ कर, ये उस प्रॉपर्टी की बात हो रही है। उस प्रॉपर्टी पे वो टैक्स भी तो दे रहा है ना, फायदा अगर उसको हो रहा है तो वो आपको टैक्स भी तो दे रहा है ना उस प्रॉपर्टी के ऊपर। इसीलिए उस प्रॉपर्टी पे होने वाले जो अखराजात हैं, उससे मुंसलिक जो अखराजात हैं, उन पे डिडक्शन भी उसको इसलिए अलाउ की गई है कंपनी को, ताकि वो उस पर टैक्स भी तो देना है ना उसने। उसका देखे ना, आपने गवर्नमेंट का फायदा भी देख लेना सारा, आपने उसका फायदा भी देखना है। वो फायदा जो उस पैसे जो उधार लिए उससे उसको बिल्कुल हो रहा है, लेकिन उस पे उसका खर्चा भी हो रहा है। जो उसको मुनाफा उस पे हो रहा है, उस पे तो आप उसको टैक्स, वो तो आप टैक्स कर ही रहे हैं उस पे, तो वो आपने उससे टैक्स वसूल करना ही करना है। उस रेंटल इनकम जो वो ड्रॉ कर रहा है, जो फायदा उसको बुनियादी फायदा हो रहा है, लेकिन जो उसका खर्चा हो रहा है आपने उसको वो भी अलाउ करना है। दोनों चीजें देखनी है। ठीक सर, ठीक। हाँ जी, कोई कोई मसला नहीं, कोई सवाल है, सवाल बड़ी अच्छी चीज है, सवाल से लर्निंग है। और सर जी सिलेबस के हवाले से थोड़ा सा बात करनी है। जी जी वैसे ही सर जितना हम लोगों ने पढ़ा है ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अब हम किस जगह पे है? वैसे ही जनरल इंफॉर्मेशन ये सिलेबस के किससे ताल्लुक रखता है? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि सिलेबस के किस हिस्से में अब हमें यानी आज ये एक हफ्ते लेक्चर के बाद ये इंशाल्लाह जो है ना, हमारा जो मेजर पोर्शन है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। उसके बाद जो हमारा पोर्शन है वो सेल टैक्स है। सेल टैक्स और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये दो लॉज हैं जो टेक्निकल है, ये हमारा मेजर पोर्शन है। और अभी हम इसे कर रहे हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के बाद हम सेल टैक्स एक्ट में जाएंगे। सेल टैक्स एक्ट के बाद जो है हम एक लेक्चर हमारा एफईडी पे होगा छोटा सा, वो एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, वो सेल टैक्स से मिलती जुलती है, उसके एमसीक्यूज भी हैं, उससे रिलेटेड एक लेक्चर होगा। फिर हमारी जो तरतीब वो है कि फिस्कल पॉलिसी के ऊपर फुल फ्लैज एक लेक्चर है, डिटेल में आप अपने सवालात जो एम इकोनॉमिक्स जिन लोगों ने किया हुआ है वो उन्होंने पहले भी वो चीज पढ़ी होगी, बाकी लोगों के लिए कुछ चीज वो नई होगी।
और इसी तरह जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको समझाएंगे। वो हमने जो है ना एफबीआर के फंक्शंस की रीडिंग मेल कर दी है एडमिन साहब को। मैं कहता हूँ कि दोबारा सारी चीजें ना मेल कर दें, जिन लोगों को नए लोगों को नहीं मिली उनको भी मिल जाए। वो भी जनरल सी बातें वो हम चाहेंगे आसान चीजें वो जो ना बिल्कुल एंड पे कर लें। जो फंक्शंस के हैं एफबीआर के वो तो जुबानी बातें हैं ना, वो आपके नॉलेज में आ जाएंगी, उसकी रीडिंग भी आपको देंगे ताकि वो पढ़ भी लें आप। ओके सर। सर और ये फेडरल एक्साइज एक्ट, जी फेडरल, हेलो जी जी फेडरल एक्साइज एक्ट है ना, एक्साइज एक्ट, एक्साइज एक्ट, जी बिल्कुल जी हम सेल टैक्स की बात करेंगे। हाँ, ये सेल टैक्स की बात करेंगे। ये छोटा है, यानी कि ये लॉ भी छोटा सा है और इस पे हम टाइम भी थोड़ा लगाएंगे। अच्छा सर मैंने ये जो पूछा, हाँ जी जी आप जो कह रहे हैं ना ये हेलो। 1 महीने तक सर आप हमें टेस्ट तक भी आप हमारे साथ ही रहिएगा सर। यार टेस्ट 8 जनवरी को है सर, कोर्स हमारा खत्म हो जाएगा 26 को। ये कोर्स हमारा खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद जो है हम हमारे असल में मल्टीपल सेशन चल रही हैं। अभी दिसंबर में हमारा एक सीएसएस का सेशन चल रहा है और तो हम उसमें भी यानी कि काफी लोग एंगेज हो जाएंगे। लेकिन आपको एमसीक्यूज हम दे देंगे तो आप उसमें इतना उलझ जाएंगे कि आप जो ना हम एमसीक्यूज दे नहीं रहे, आप छोड़ के भाग जाएंगे सारे लोग। वो इतने सारे एमसीक्यूज हैं, आप समझेंगे जनाब हमें सब कुछ मिल गया है, अब हम क्या 2 घंटे लेक्चर लेना, अब हम खुद पढ़ते हैं। तो अभी भी आज मैं देख रहा हूँ तादाद इतने लोगों की कम है, बहुत कम तादाद है। ये नहीं होना चाहिए ऐसा तादाद आपकी आज कम नहीं होनी चाहिए थी। इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहे हैं, आप लाइव नहीं लेक्चर सर, में पूछ सकते मेरे हैं। कहने का मतलब ये है कि इससे खत्म हो जाएगा उसके बाद भी आपको हमारे साथ रहना है जब तक टेस्ट होती है। हमारे कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो उसको हल करना है। पूरी गाइडेंस आपको दी जाएगी। ये ग्रुप भी चल रहा है और इंशाल्लाह आप जी खुद आपको एहसास होगा कि काफी चीजें आपने सीख ली हैं। अब बाद में चीजें आपने ये करनी है कि रिपीट करनी है, आपने खुद वो रिवाइज करनी है। वो एमसीक्यूज हैं, उनमें आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आता वो भी समझाया जाएगा, बिल्कुल समझाया जाएगा। सर मैंने ये पूछना है कि ये जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं साथ साथ, ये डेली बेसिस पे रिकॉर्डेड वर्जन भी आप प्रोवाइड करेंगे? कोज अगर दोबारा सुनना हो, कुछ इंसान को मिस हो गया हो। हाँ हाँ, ये रिकॉर्डेड वर्जन जो है ना ये भी ये को 2-3 घंटे लगाता है एडमन भाई जो है ना, ये इसको कन्वर्ट करता है, इसके फॉर्मेट है। फॉर्मेट करने के बाद वो ना खाना शाना खा के तो ये सारा जो है ना ये भेजता है सब लोगों को। तो ये वो 10-11 बजे तक लगा रहता है, मैं इससे राब्ता रहता है ना, 10-11 बजे तक भेज देता है सारे लोगों को। ठीक सर। सर ये जो सर आप इसमें आप शामिल नहीं समझ आती है आप प्लीज सर व्हाट्सएप के आपके पे आप शामिल हैं? हेलो जी जी सर, आपकी हमें बिल्कुल सही समझ आती है, आप ही पढ़ाते रहे, चेंज ना करें प्लीज। क्योंकि कुछ लड़के अगर नहीं आ रहे तो शायद वो इसलिए नहीं आ रहे कि वो बिजी हो सकते हैं, उनको शायद मटेरियल मिल जाता है, वो लाइव क्लास ना लेना चाह रहे हो। अच्छा तो प्लीज आप रिप्लेस देखिए ना, अगर आपको तसल्ली मेरे काम से है तो ठीक है, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। इसके बाद अभी कोई और दूसरे साथी की वो शुरू हो जाएंगे लेक्चर, तो वो आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको दूसरे साथी की नहीं समझ आएगी तो फिर वो हमारे पास इसमें कुछ 6-7 लोग हैं जो इसमें रिसोर्स पर्सन इन्वॉल्व हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स जिनसे रिलेट करते हैं, पर्टेन करते हैं। ठीक सर, वैसे आप अच्छा पढ़ाते हैं, इस बात में कोई शक। किसी दिन आप अपनी जी उस्मान, सर किसी दिन आप वीडियो पे भी हमें अपना दीदार करवाएं। और आप सर मैंने कहना था, क्वेश्चन था, ये वीडियो सजेशन भी थी, एक रिक्वेस्ट भी थी, आप वीडियो जो है ना वो भी थोड़ी सी, ये वीडियो मैंने ऑन कर दी, अगर आप मुझे देख सकते हैं तो देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। जी बिल्कुल, वीडियो नजर आ रही है? सर हमें बिल्कुल पता सर, चले हमारे मेंटोर कौन है। कोई जी सर आ रही है। कोई अंकल पढ़ा रहा है या कोई यंग बंदा पढ़ा रहा है? सर यंग बंदा पढ़ा रहे हैं। अंकल सर ये कायदा भी नजर आ रहा है। तो बिल्कुल नजर आ रहा है। नाइस टू सी यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर आप ग्रुप में भी शामिल हैं? किस ग्रुप में भाईजान? व्हाट्सएप के ग्रुप में। व्हाट्सएप के ग्रुप में मैं इंशाल्लाह जो है ना 1-2 दिन में आ जाऊंगा। मेरे असल में 1-2 बैच और चल रहे हैं, तो बहुत सारी एक्टिविटी इंशाल्लाह मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। वहां आके आपको मैं गाइडलाइंस दूंगा, उस ग्रुप को मैं ज्वाइन करता हूँ और लेके चलेंगे आपको इंशाल्लाह।
एडमन साहब से कहता हूँ, ये एडमन साहब मेरे सामने बैठे हैं, मैं इनको बुलाता हूँ, इधर आए, ये जरा शक्ल दिखाएं अपनी, आपको आपको अंदाजा हो ना, आपको जो एडमन है ना, ये फीस की बातें यही करता है, ये बुरी बुरी बातें जो है ना, इसकी शक्ल देख लें, ये पीछे आ गया मेरे, ये ऐनक लगाए जो साहब। हेलो सर, ये बहुत उसकी कैमरे, हाँ ये एडमन है, ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा उसकी करता तो करो, लेकिन लोग जाओ यहाँ से। मुझे जो है ना विलन बना दिया आप सब लोगों ने, एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही ऐसा होता है। थोड़ा सा तो सच होना पड़ेगा। होपफुली आप, हाँ जी, एडमन जो है वो पीएचडी कर रहे हैं, एडमन साहब जो वो रिसर्च एसोसिएट हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, और पीएचडी कर रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, और अभी बस फाइनल प्रोसेस में। एडमन साहब से सर रिक्वेस्ट करनी थी कि जरा जल्दी जरा हमें लेक्चर जो पिछले रह गए हमारे वो सेंड कर दें आज ही। यार वो आप बेफिक्र रहें, अभी तो हमने कमिट किया हुआ है आपसे, और इंशाल्लाह आपको जो है ना वो डेली सेंड होते हैं, अगर किसी का कल नहीं भी हुआ तो वो सेंड हो जाएंगे। कुछ आज तो मैं नहीं हूँ ना, फर्स्ट क्लास है मेरी, तो मुझे आज वाला, कल वाला और परसों वाला तीनों लेक्चर चाहिए। नहीं वो भाई सारे आपको मिल जाएंगे, बेफिक्र रहें आप। नाम नोट कर लीजिए सर अब्दुल की। आइए सारी चीजें जो ना एमसीक्यू, मुझे भी सर, मेरा भी आज फर्स्ट था, पहले 2 क्लासेस नहीं ली। जी जी सर मुझे भी कीजिएगा। हाँ जी आप कर देंगे, जो भी न्यू कमर्स हैं उनकी हमारे पास जो है सारा लिस्ट है, डिटेल है, तो आपको सब लोगों को पुराने लेक्चर जो है वो कर दिए जाएंगे, बेफिक्र रहें आप। ले जी, होपफुली आज का सेशन जो है ना हमारा 8-6 होने को है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, और एमसीक्यूज भी आपको जल्दी पहुंचा देते हैं। तमाम लोगों को अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें जी, मेहनत करें इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।